नमस्कार साथियों, आप सभी का एक और नई क्लास में फिर से स्वागत है। ये सीरीज की 7वीं क्लास होने वाली है और आप सभी जानते होंगे हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्लास के जो कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए हम आपके लिए लेके आते हैं। और ये सीरीज की 7वीं क्लास है, तो आप समझ पा रहे होंगे कितना हमने लगभग अब तक कुछ नहीं तो कम से कम 300 से 400 क्वेश्चंस तो कर चुके होंगे मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर्स वाले, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये टॉपिक वाइज क्लासेस हैं, जिन लोगों ने देखी होगी उन्हें पता होगा ये किस तरह की क्लासेस हम लेके आए हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं एंड बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो देश के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। किसके दोस्तों, इसमें पूछा है कि किसके संविधान से लिया गया था ये स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के जो नारे की बात है, जो प्रस्तावना में हमारे सुनाई देती है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो चलिए ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, मैक्सिको की क्रांति, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, फ्रांसीसी क्रांति। जिन लोगों ने पढ़ा है एक बार बताइएगा। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, इसलिए प्रस्तावना नहीं दोस्तों, इसमें ये पूछा है कि किस देश से लिया गया, अर्थात जहाँ पर ये पहली बार सुनाई दिए थे ये सब, उनकी बातें की जा रही हैं इसमें। और अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, फ्रांसीसी की क्रांति। जो फ्रांसीसी की क्रांति हुई थी उसमें समानता और भाईचारा के नारे की प्रतिध्वनि काफ़ी हद तक सुनाई दी थी, इस वजह से या उस समय नारे लगाए गए थे वहाँ पर। बात करें आंसर की तो फ्रांसीसी की क्रांति इसका सही आंसर है। फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे प्रतिध्वनि सब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था अभी। थोड़ा सा इसके बारे में और बात करें तो देश ये बता रहे हैं संविधान के लिए किसके संविधान से क्या क्या लिया गया है वो इसमें बताया गया है। जर्मनी के जो संविधान है उससे बात करें तो वाइमर संविधान, इसे वाइमर इसका नाम है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। ये दोस्तों आपातकाल यदि देश में लग जाता तो कुछ हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है, वो जो प्रक्रिया है वो जर्मनी से ली गई है। और नेक्स्ट है पूर्व सोवियत संघ या यूएसएसआर या रूस भी कह सकते हैं आप, रसिया। मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो आदर्श बात की गई है वो रूस या यूएसएसआर से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की अगर बात की जाए तो सम्मति सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, ये सभी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। आप देख पा रहे हो दोस्तों, हमने एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें अगले इस प्रश्न की, तो आपने अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था। अर्थात विश्व में जो पहला देश था जिसने मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में शामिल किया था वो कौन सा देश था। आप देख पा रहे होंगे जैसे कि हर एक क्वेश्चन पर टैग लगा हुआ है, कौन सी ईयर में ये आ चुका है। एसएससी सीएचएसएल 2023 में ये आ चुका है। भारत ने किया था, पोलैंड ने, सोवियत संघ ने या अल्बानिया ने। इस क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो आपने सुना होगा इसके बारे में, नहीं सुना होगा तो चलिए हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सोवियत संघ ने सबसे पहले मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में डाला था। और इसी इसकी बात की है तो मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में शामिल करने वाला पहला देश सोवियत संघ या यूएसएसआर या रसिया था। भारतीय संविधान में शामिल किए गए मौलिक कर्तव्यों को भी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ही लिया गया है, अर्थात सबसे पहले वहीं शामिल किया गया था और वहीं के संविधान से भारत में भी लिया गया है। अगला प्रश्न है, देखो तीसरे नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करें अगर तो भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है। अर्थात इस क्वेश्चन में हम 3 ऐसी विशेषताएं देखेंगे जो कनाडा के संविधान से ली गई हैं और एक ऐसी विशेषता होगी जो नहीं ली गई, आपको वो बतानी कौन सी है। और ये भी 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। मजबूत केंद्र वाला संघ और सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, समवर्ती सूची, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति।
तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई डाउट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, अर्थात ये कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया है। आगे पढ़ते हैं। समवर्ती सूची इसका आंसर था दोस्तों। कनाडा की बात करें तो कनाडा से मजबूत केंद्र वाला संघ, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र के पास होना, ये सभी हमने लिए हैं कनाडा के संविधान से। अगर आयरलैंड के संविधान की बात करें तो राज्य के नीति निदेशक तत्व राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समावेश आदि के ख्याति, अर्थात जो राष्ट्रपति द्वारा जो विशेषाधिकार से जो नियुक्त किए जाते हैं उनकी बात की जा रही है। जो मनोनीत किए जाते हैं वो किस क्षेत्र से होते हैं, कला, विज्ञान, समाजवाद, ये समाज सेवा वगैरह, ये सभी क्षेत्र से होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए अगर, तो भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची की संकल्पना, उच्चतम न्यायालय का परामर्शवादी क्षेत्राधिकार, गणराज्य की संकल्पना। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं दोस्तों, आप सभी ने ध्यान होगा। इसमें दोस्तों यही पूछा गया है कि कौन सा लिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन में। देखते हैं थोड़ा सा और। संघात्मक विशेषताएं बात करें तो अवशेष शक्तियों केंद्र के पास, राज्य की नियुक्ति, विशेष विशेषक प्रक्रिया एवं संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, उच्चतम न्यायालय की परामर्शवादी का निर्णय, उपरोक्त सभी कनाडा के संविधान से लिए गए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की जाए तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं ये। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश के संविधान से ली गई है? अर्थात हमें जो प्रस्तावना है वो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में दोस्तों बताया भी था, आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो, इसके संविधान से ली गई है। तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए इसके अगर की पॉइंट्स की बात की दोस्तों, हम की पॉइंट्स को थोड़ा सा छांट कर लाए हूँ, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से वीडियो को पोस्ट करके। प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अर्थात कहने का तात्पर्य है कि प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि जो प्रस्तावना की भाषा है, जो ढांचा है, मूल भाषा, उसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अमेरिका से जो लिया गया मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग जो चलाया जाता है, वो सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो संसद संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन और संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो 6वां प्रश्न देख पा रहे होंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अगले आपके अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? अर्थात आप समझ पा रहे होंगे, अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा तो एक बार आंसर देने का प्रयास करेंगे। कौन सी जो सभ्यता थी नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, फारस सभ्यता या मिस्र सभ्यता? नगरीय जो नियोजन था उसके लिए आप प्रसिद्ध जानते होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता थी। अगर इसके की पॉइंट्स की बात की जाए तो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगर नियोजन की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता में सीधी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, अर्थात जो चौराहे वगैरह होते हैं वो भी 90 डिग्री पर ही काटते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, जैसा कि सभी ने सुना ही होगा। मोहनजोदड़ो की अगर बात की जाए तो इससे जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि कांसे की थी। विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। यह पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई, अर्थात शिवजी मुद्रा पर अंकित। अच्छा दोस्तों, पशुपतिनाथ की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो मुद्रा पर अंकित प्राप्त हुई है, सभी जानते होंगे इस बारे में।
अगर प्रश्न नंबर 7 की बात की जाए तो सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को कीजिए। दोस्तों, इसको मिलान करना है असल में। और अगर मिलान की बात की जाए तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसको आप मिलान कर लीजिएगा। हम आगे देखते हैं इसको कैसे किस तरह से मिलान करना डायरेक्ट। मोहनजोदड़ो की बात करें तो नर्तकी की मूर्ति बृहद स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा की बात करें तो अग्नि वेदिकाएं और जुता हुआ खेत यहाँ से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा दोस्तों किस जगह पर स्थित है, आप ये भी बताइएगा कमेंट में। लोथल की बात की जाए तो गोदी और फारस की मोहर यहाँ प्राप्त हुई है। हड़प्पा की बात की जाए तो ये है समाधान R37 अन्नागार, ये चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई है। रोपड़ पंजाब की बात, रोपड़ पंजाब, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात में है और आलमगिरी उत्तर प्रदेश में है। ये सभी प्रमुख हड़प्पाई स्थल हैं, हड़प्पाई स्थल है, उनकी बात की है हमने। प्रश्न नंबर 8 की बात की है तो हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, टाकीगढ़ी। आप सभी जानते ही होंगे, नहीं जानते तो हम किस लिए है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मोहनजोदड़ो को सिंध घाटी सभ्यता का बाग कहा जाता था, सिंध का बाग के नाम से फेमस था ये। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता था। मोहनजोदड़ो को सिंध के नखलिस्तान के रूप में जाना जाता था, नखलिस्तान के रूप में जाना जाता था। तो बात कर लें हड़प्पा स्थल और नदियां जो इनके किनारे या इनसे बहती थी। हड़प्पा की बात करें तो रावी नदी बहा करती थी यहाँ से। मोहनजोदड़ो की बात करें तो सिंध नदी थी। कालीबंगा की बात करें तो धनगर थी। और लोथल भोगवा नदी के किनारे या तट पर था। आलमगीरपुर की बात करें तो हिंडन नदी और रोपड़ की बात करें तो यहाँ पर सतलुज नदी का किनारा था। प्रश्न नंबर 9 की बात करें, आप समझ पा रहे होंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इनमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बट ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। और थोड़ी सी वीडियो फास्ट चल रही है इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाती है तो लोग बोर हो जाते हैं। और चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अर्थव्यवस्था जो अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। कुओं के अवशेष की बात की जाए तो ये ऑप्शन नंबर डी है, मोहनजोदड़ो। ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। ये यूपीपीसीएस की 2004 की परीक्षा में पूछा गया था। देखिए दोस्तों, हम काफ़ी पुराने क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पूछा था आप सभी से कमेंट में करने के लिए, इसे जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। लोथल की बात करें तो अहमदाबाद गुजरात में है, जो कि बोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल के खोजकर्ता की बात की जाए तो डॉक्टर SR राव इसके खोजकर्ता हैं। अब देख पा रहे होंगे हम काफ़ी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। और अगर हम प्रश्न नंबर 10 की बात की जाए तो किस स्थल में स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? हनुमानगढ़, उदयगढ़, चूरू या मेहरगढ़। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर डी 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसके की पॉइंट्स की बात की जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्त मेहरगढ़ है, लगभग 7000 ईसा पूर्व पुराना है ये। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। मेहरगढ़ से कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण भी मेहरगढ़ से ही मिले हैं। गौरतलब है कि नवीनतम शोधों के अनुसार दक्षिण पूर्वी एशिया या भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य 9000 से 7000 ईसा पूर्व पुराने जो हैं वो लोहरा देव, ये है संकेत, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। ये प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य की बात की जा रही है, जो कि संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। जबकि जो बाकी जो प्रांत वगैरह जो जगह मानी जाए सिंधु घाटी सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता की, वो थोड़ी सी दूर है वहाँ से, इसलिए कहा गया है इसमें। प्रश्न नंबर 11 की अगर बात की जाए
तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो रहा है, और टॉपिक चेंज आप समझ पा रहे होंगे। अब हम थोड़ा सा ज्योग्राफी की तरफ बढ़ रहे हैं। दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अर्थात दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा जाता है पेपर में, तो कन्फ्यूजन का थोड़ा सा चांस कम रहता है, क्योंकि नहीं है की जगह पढ़ लेते हैं दोस्तों सही है, तो ऑप्शन सीधी सी बात है कि 3 ऑप्शन सही होंगे इसमें, तो कोई ना कोई एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में देखा गया है, ये देखा जाता है, मैं भी देखा जाता है। पश्चिम में इसके चौथे चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला स्थित है। दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व में कम ढाल वाला है। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भू भाग है। थोड़ा सा विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही हो सकता है इसमें से। यदि इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, अर्थात ये इससे संबंधित नहीं है, बाकी सभी बातें सच है इसके बारे में। दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक विशाल पठार है, और इसकी उत्तरी आधार पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है। इसके पूर्वी विस्तार में काल पर्वत श्रृंखला कैमूर पहाड़ियों तक स्थित है। यह पठार पश्चिम में पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है। दक्कन के पठार में दक्कन ट्रैप, कर्नाटक की पहाड़ी, आंध्र का पठार सम्मिलित। आई होप सभी को, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ रहे होंगे ये सभी क्वेश्चंस। माजुली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी की एक द्वीप, अर्थात एक द्वीप है जिसका नाम है माजुली, वो ब्रह्मपुत्र नदी के किस राज्य में स्थित है? अर्थात 2023 का आया हुआ प्रश्न है ये। सिक्किम में, मणिपुर में, असम में या अरुणाचल प्रदेश में? यदि इसकी बात की जाए ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, असम का। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है। एंड आप सभी ये की पॉइंट्स को आप सभी ध्यान से पढ़ लीजिएगा वीडियो को पोस्ट करके क्लास को। लिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ जरूर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने दिए हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए तो भारत का पूर्वी तट कहाँ स्थित है? बात करें 2023 में ये आ चुका है CHSN के एग्जाम में। दीव और केरल के बीच, महाराष्ट्र और केरल के बीच, खंबात की खाड़ी और कन्याकुमारी के बीच, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच। यदि इस क्वेश्चन के अगर सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही है, पूर्वी घाटी और बंगाल की खाड़ी के बीच भारत का पूर्वी तट स्थित है। ये इससे संबंधित कुछ की पॉइंट्स हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं थोड़ा सा। भारत का पूर्वी तट पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है, और पूर्वी घाट उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु तक फैला हुआ है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों का मुहाना बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मैंने कहा था कि की पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश घास स्थल का नाम ये बिल्कुल सही है? अर्थात कौन से देश, अर्थात एक देश का नाम दिया है और घास स्थल का नाम दिया है, तो आपको बताना है कि घास स्थल इस देश में है या नहीं है। बात करें अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान है या नहीं, ब्राज़ील में स्टेपी घास के मैदान है या नहीं। आपको इसका सही आंसर देना है, तो इसका आंसर दोस्तों सही है, ऑप्शन नंबर डी, केवल पहला सही है। अर्जेंटीना पंपास घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं। और ब्राज़ील की देखते हैं, थोड़ा सा आगे हमने एनालिटिक्स में जरूर लाए होंगे इसका। पंपास घास के मैदान उरुग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील में पाए जाते हैं। पंपास शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। स्टेपी, जैसा कि हमने भी बताया था, स्टेपी मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप के शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। प्रश्न नंबर 15 की बात की जाए तो भारत में निम्नलिखित में से किस मौसम को परिवर्तनीय मौसम के नाम से जाना जाता है? शीत ऋतु, मानसून का आगमन, मानसून की वापसी या ग्रीष्म ऋतु? इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए आप सभी। इसका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी, मानसून की वापसी। परिवर्तनशील यानी परिवर्तन होगा तो फिर मानसून वापस जरूर जाएगा, तभी परिवर्तन होगा। मध्य सितंबर और एवं अक्टूबर में मानसून के पीछे हटने और लौटने का सामान्यतः मानसून को निर्वर्तन कहा जाता है, अर्थात जो मैंने बताया अभी वही। भारत में मानसून की वापसी को परिवर्तनीय मौसम के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात परिवर्तन होगा तो दोस्तों मौसम वैसे ही परिवर्तन को ही चेंज कहते हैं। गुजरात का कांडाला जो बांध है वो निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है?
इस क्वेश्चन के अगर सही आंसर की बात की जाए तो मेरे ख्याल से सभी को ज्ञात होगा इसका सही आंसर। माही नदी की बात कर रहे हैं हम। गुजरात का जो कंडाड़ा बांध है वो माही नदी पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो कांडाड़ा बांध गुजरात के महिसागर जिले में माही नदी पर निर्मित है। मंजीरा नदी की बात की जाए तो निजाम सागर बांध इस पर स्थित है, ये तेलंगाना की है। और साबरमती नदी की बात की जाए तो धारोई बांध इस पर स्थित है, ये गुजरात की है। ताप्ती नदी की बात की जाए तो उकाई बांध इस पर स्थित है, जो कि गुजरात में बना हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश को एनबीएफसी एमएफआई के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया था। अर्थात आपको डेट बतानी है कब पेश किया गया था ये व्यापक ढांचा। माफ कीजिएगा दोस्तों। अच्छी, चलिए दोबारा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश को एनबीएफसी एमएफआई के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया था। डैश को डेट बतानी है। तो अगर इस तारीख की बात की है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 2 दिसंबर 2011। और ये सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो दोस्तों समझ पा रहे हो आप किस लेवल का क्वेश्चन है ये। 7 मार्च 2023। और हम आपके लिए इसी तरह से क्वेश्चन लाते हैं जो काफ़ी टफ भी होते हैं और काफ़ी सिंपल भी होते हैं, इसलिए लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। 2 दिसंबर 2011 इसका आंसर है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं जो या कंपनियां, एनबीएफसी की बात कर रहे हैं हम, ऐसी संस्थाएं हैं जो बैंक जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। अर्थात जो संस्थाएं बैंक जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं उन्हें गैर बैंक या एनबीएफसी बैंक के नाम से भी जाना जाता है, संस्थाओं के नाम से। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं यानी एमएफआई की बात कर रहे हैं, उन कंपनियों को कहा जाता है जो वंचित और कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को सूक्ष्म ऋण प्रदान करती हैं। आप समझ पा रहे होंगे, एमएफआई वो कंपनियां हैं जो सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए गरीब लोगों को जानी जाती हैं। भारत की पहली बार पाकल समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 49, 50, 48, 47। ये भी दोस्तों एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है जो कि मार्च 2023 2 मार्च को पूछा गया था। यानी इस क्वेश्चन की अगर आंसर की बात किया तो 1950 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आप देख पा रहे हो हम थोड़ी सी जल्दी क्लास को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी सपोर्ट कीजिए। प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश के अनुसार किया गया था। अर्थात इस क्वेश्चन में ये भी पता चल गया कि जॉन मथाई जी के सिफारिश के बाद प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, जिसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। अर्थात इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और वो सभी लोकसभा से होते हैं। यह सरकारी फिजूल खर्ची को रोक लगाने का प्रयास करती है, इसलिए इसे स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। अर्थात सरकार को फिजूल खर्ची करने से रोकती है, इसलिए इसे स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? और एसएससी सीजीएल मेंस का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। वस्तु एवं सेवा कर, संपत्ति कर, उपहार कर, पूंजीगत लाभ कर। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर मैं बच्चे बच्चे से एक्सपेक्ट करता हूँ, जो नई पढ़ाई स्टार्ट की है इसने वो भी जानता होगा। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की बात कर रहे हैं हम इसमें, जो कि अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष करों के उदाहरण आयकर, निगम यह निगमित कर है, पूंजीगत लाभ कर है, प्रतिभूति लेन देन कर है, उपहार कर है आदि है। अप्रत्यक्ष करों की बात की जाए तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी, उत्पादन शुल्क, मनोरंजन कर, यह सभी अप्रत्यक्ष कर हैं। और प्रत्यक्ष कर हमने दोनों तरह के करों के बारे में पढ़ लिया है। प्रश्न नंबर 20 की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला मौद्रिक नीति साधन है? यदि एमटीएस का क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस 13 जून 2023 का। आधार दर, बैंक दर, बट्टा दर, कॉल दर। इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है बैंक दर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक बैंक दर निर्धारित करती है, सही बात है। जिस दर पर आरबीआई अन्य बैंकों को ऋण देता है उसे रेपो रेट कहते हैं या रेपो दर कहते हैं। जिस दर पर आरबीआई बैंकों से उधार लेता है उन्हें रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अर्थात आरबीआई किसी को देता है तो रेपो रेट, और अगर उनसे वापस या उनसे मांगता है या उनसे ऋण लेता है तो उसे रिवर्स कहेंगे दोस्तों। आधार दर वह है जिसके नीचे कोई बैंक आधार उधार नहीं दे सकता है।
आरबीआई द्वारा अनुमानित दिए गए मामलों को छोड़कर। ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों। वैसे 20 ही क्वेश्चन लाते हैं, लेकिन इस क्लास में हम थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आए हैं। 21वें क्वेश्चन की बात करें तो वह न्यूनतम दर जिसके नीचे बैंकों को धन ऋण पर देने की अनुमति नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट कुछ मामलों को छोड़कर। जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है दोस्तों, इसके आंसर की अगर बात कर ले रहा है डायरेक्ट, तो एमटीएस का पूछा क्वेश्चन है, आधार दर की बात कर रहे हैं हम। अभी अभी हमने दोस्तों लास्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा था। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे, लास्ट क्वेश्चन को आप जाके देख लीजिएगा। और आज की वीडियो में या आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं एक और नई क्लास में ज़बरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में आपके लिए, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं से रिलेट कर पाएंगे या संबंधित होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो या क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, आइए वो बाकी तो सब आपके ऊपर है। धन्यवाद।